हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं अब आपको ज्योग्राफी करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको ये वाली बुक पहले ऑलरेडी करवा चुका हूँ। फाइनल टर्म की आपको तैयारी करवा रहा हूँ और फाइनल टर्म में आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर आ रहा है। ठीक है, और इसके नेम पढ़ लो और यही वाले आपको लेसन करने, क्योंकि नई बुक पुरानी बुक में हो सकता है आगे पीछे चैप्टर हो। ठीक है, तो नई बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। और जो बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हैं और अगर उनकी यही वाली बुक है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो पहले मैं आपको ये चैप्टर बता रहा हूँ, तो आप इसे अच्छे से डीपली खुद भी पढ़िएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो अगर आपसे पूछे तंजानिया का है तो अफ्रीका में है। और पीटर की जो फैमिली है वो जो खेती बाड़ी करती है, तो वो कौन सी कृषि का इस्तेमाल करती है? जैविक कृषि का इस्तेमाल करती है। जैविक का मतलब होता है जिसमें जो खाद है ना, जो जानवरों के सड़े के लिए पदार्थ से बनाई जाती है, मतलब केमिकल का यूज नहीं किया जाता। देखो, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग में रहती है। मतलब 90% जो लोग हैं वो 30% लैंड पर रहते हैं और बाकी 10% जो लोग हैं वो 70% जमीन पर रहते हैं। इतना बड़ा गैप है। 90% लोग पूरी वर्ल्ड के वो सिर्फ 30% जमीन पे रह रहे हैं और 10% लोग 70% जमीन पे रह रहे हैं। इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। आप फटाफट पढ़ते हैं, भूमि किसे कहते हैं? तो आप लिखोगे भूमि किसे कहते हैं, अगर आगे ना तो बोलोगे ये प्राकृतिक संसाधन होता है। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जो ठोस होता है, जिस पर अनेक प्रकार की चीजों का निर्माण हम देख सकते हैं। ठीक है, आप और लिखने चाहो बोलोगे इसमें उबड़ खाबड़ होते हैं कई चीज जगह, कई पर्वत है, कई मैदान है, कई पठार है, कई मरुस्थल है, इस तरीके से। अगर एग्जाम में आ गया कि भूमि का उपयोग किस लिए होता है, 4 पॉइंट बता देना। सड़क बनाने के लिए, उद्योगों की स्थापना करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप 4-5 पॉइंट बता देना, पॉइंट्स में लिखना, फिर एक एक लाइन इसके आगे बता देना। अगर आपसे पूछे कि भूमि का जो उपयोग है वो भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, तो वो कारक कौन से हैं? मतलब किसी भूमि का अगर हम उपयोग करेंगे ना तो उसका भौतिक कारक होते हैं। मतलब कहेंगे कि किसी जमीन का प्रयोग हम कब करेंगे? देखो, उसकी जमीन को देखकर, जमीन कैसी है, मिट्टी को देखकर, जलवायु को देखकर, खनिज को देखकर और पानी उपलब्ध है या नहीं उसके आधार पर। अगर वो पूछेगा भूमि का उपयोग मानवीय कारक के हिसाब से बताओ, तो मानवीय कारक में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी आती है। अगर भूमि का उपयोग आपसे पूछ ले भौतिक कारक की वजह से बताओ तो ये बता दोगे। अगर मानवीय कारक बोलेगा तो जनसंख्या और प्रौद्योगिकी बता दोगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे एग्जाम में साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसी संपत्ति जिसमें समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है या सभी लोग उसका मिलजुल कर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसे हम साझा संपत्ति संसाधन या सामुदायिक भूमि जो होती है, जो समुदाय की होती है, ग्रुप की होती है, उसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, मतलब भूमि अपने प्राकृतिक रूप में कब नहीं रह पाती, तो आप बता देना बहुत बड़ी मात्रा में खेती करने से। ठीक है, मृदा के अपरदन से, मरुस्थल बन जाने से। ठीक है, तो फैक्ट्रियां लगाने से, उद्योग लगाने से। तो देखो, ये भूमि के उपयोग बदल गए हैं, जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण हो जाता है। जब भूमि अपने प्राकृतिक रूप में नहीं रह पाती ना, तो उससे हम बोलते हैं एक तरह से भूमि निम्नीकरण। तो भूमि निम्नीकरण किससे होता है? खेती बाड़ी करने से होता है, उद्योग लगाने से होता है, इस तरीके से। फिर अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए, तो आप ये बता सकते हो कि पेड़ लगाकर, मतलब संरक्षण मतलब तो बचाना, आप वन रोपण करके कर सकते हो, भूमि उद्धार करके कर सकते हो, जो रासायनिक कीटनाशक दवाइयां हैं, ठीक है, उनका प्रयोग कम करके कर सकते हो या रोक करके कर सकते हो। जो अतिचारण होता है, मतलब बहुत सारे पशुओं को चला देते हैं ना एक साथ जमीन पे, तो सारी जमीन जो है वो खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है, तो उसको रोक कर। अब मिट्टी क्या है, तो बोलोगे ढीला श्याल पदार्थ जो धरती की ऊपरी परत में आ जाता है, उसे हम मृदा कहते हैं। सिंपल है, याद रख लो, ये इतना लिख लो, जो पतली परत होती है धरती की, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? जैव अजैव दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। देखो, ये अगर आ गया ना पिक्चर, तो आपको उसके नाम बताने पड़ेंगे। एग्जाम में आ जाता है तो आप कर लोगे। फिर अगर ये क्वेश्चन होता है मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी मतलब मृदा कैसे बनती है, तो पॉइंट्स में लिख देना कि मिट्टी बनाने में
एक तो जनक शैल होती है, दूसरा जलवायु, तीसरा समय, चौथा वनस्पति जगत, प्राणी जगत, ठीक है, और पांचवा उच्चावच, ठीक है। ये सब चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कैसे लिखोगे, देखो आप ही बता देना कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं तो उन पर बहुत तेज धूप पड़ती है, और जब तेज धूप पड़ती है ना तो फिर क्या होता है कि अचानक जब बारिश होती है उन पे तो उनमें गहरी गहरी दरारें पड़ जाती है, फिर उन दरारों में पौधे उग जाते हैं, और जब पौधे उग जाते हैं तो उन दरारों को और बड़ा कर देते हैं, और फिर से बारिश होती है तो उस बारिश से जो छोटे छोटे कण बने वो आगे बह जाते हैं। इस तरीके से मिट्टी बनती है। ऐसे पशु जब चरते हैं ना तो उससे भी मिट्टी बनती है, क्योंकि पशु उखाड़ेगा किसी घास को तो उखड़ेगा तो जो चीज निकली वो मिट्टी हो गई। तो इस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है, बना बना के बता सकते हो। अब मिट्टी के कारक तो मैंने बता दिया। अब मृदा का निम्नीकरण, ये भी मैंने आपको बता दिया कि भूमि का निम्नीकरण मतलब मृदा का निम्नीकरण। अब मिट्टी या भूमि अपने प्राकृतिक रूप में कब नहीं रह पाती, जब हम जंगल काट देते हैं, जब पशुओं को बहुत जल चराते हैं, जब केमिकल का यूज करते हैं, अभी मैंने बताया था ना, या बहुत मात्रा में भूस्खलन हो गए या बाढ़ आ गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मृदा के निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या है। संरक्षण मतलब बचाना, तो आप मल्च बना सकते हो। अब एग्जाम में ये लाइन लिखी आएगी तो आपको बताना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मल्च बनाना। एग्जाम में ऐसे आता है, आप पुराने पेपर उठा के देख लो। एक बार ये आया था, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, मतलब मिट्टी की जो आर्द्रतापन है वो रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं, मल्च बनाना कहते हैं। अगर ये लिखा आ गया, समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है, इसको क्या बोलते हैं। वैसे इसी में आंसर था वेदिका, वेदिका फार्म। सबसे ज्यादा ये वाला आया हुआ है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है, उसे बोलते हैं समोच्च रेखीय जुताई। क्योंकि देखो ये पहाड़ है, ये नीचे की तरफ हमने पेड़ लगा दिए, जब पानी तेज ऊपर, जब पानी तेज ऊपर से आएगा तो ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से, ठीक है। ये आए हुए ना तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आपने आप पढ़ लेना, ठीक है। तो फिर भी आपको ये मृदा को बचाने के उपाय कम से कम 3 तो फिर भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो आपको बताना पड़ेगा। देखो वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत इतनी थी और 2000 में बढ़कर इतनी हो गई, 6000 घन किलोमीटर हो गई है। इतनी मतलब पानी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल पानी खराब कर सकता है, 1200 लीटर। तो अगर कहीं पर भी आप टूटी देख रहे हो जिसमें पानी टपक रहा हो, उसे बंद कर दो, ठीक है। और पूरी की पूरी पृथ्वी में जो पानी है वो 3/4 है, ठीक है। इसलिए हमारी धरती को नीला ग्रह जल ग्रह कहते हैं, ठीक है। और लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में आरंभ हुआ। सबसे पहले जीवन का वो महासागर में, सबसे पहले जीवन महासागरों में था, ठीक है। और यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। अब जो महासागर है ना पृथ्वी की सतह को 2/3 ढके हुए हैं। और इतना याद रख लो, मेन में याद रख लो, पीने लायक पानी कितना है धरती पर, 2.7। और इसमें से भी 70% पानी बर्फ के रूप में है। और कहां पर बर्फ के रूप में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, इस जगह पर। आलवण मतलब होता है पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब मैं सारा नहीं बता सकता ना, तो मैं मेन बता रहा हूँ खाली। अगर आपसे पूछे पानी को बचाने को पाएगा तो ये तो बता दोगे ना, ठीक है। टूटी को चलता हुआ छोड़े, लोगों को जागरूक करे, जो बारिश का पानी होता है, ठीक है, उसको हम संरक्षित करें, बना बना के लिख देना। केमिकल्स जो होते हैं वो नदियों में ना बहाए ताकि पानी गंदा ना हो, ऐसे बना बना के लिख देना। तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में बता रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति मतलब जो इंसान में का जिसके उगाने में कोई हाथ नहीं होता, जो अपने आप उगी है, प्रकृति से उगी है मतलब। और वन्य जीव में जीव जंतु आते हैं। अब ये देखो, अब समझो 3 प्रकार के मंडल होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ठीक है। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे जैव मंडल। एग्जाम में आएगा ना जैव मंडल में कौन शामिल है, स्थल, जल, वायु। स्थल मतलब जमीन, जल मतलब पानी, और वायुमंडल मतलब हवा। अगर आपसे पूछे परितंत्र किसे कहते हैं तो आप सिंपल बताना कि जो जैव अजैव जीव जंतु है ना वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो जिसकी वजह से
जीवन संभव हो पाता है उनका, उसी को ही हम पारतंत्र कहते हैं। और पारतंत्र जो होता है ना वो एक मानव निर्मित होता है, एक नेचुरल होता है। जैसे जंगल है ना, जंगल जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल है, और जो इंसान ने बनाया ना, जैसे बाग हो गया, ठीक है, या पार्क हो गया आपके आसपास, तो ये सब क्या होते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, और देखो चलो इतना इसमें बहुत है। बाकी देखो हमें इन जीवों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं बचाएंगे तो बहुत सी जो धरती के अंदर जो बैलेंस होता है, संतुलन होता है, वो बिगड़ता चला जाएगा। अब जीवों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, जो तो सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान बनवाए हैं, जैवमंडल नीचे बनवाए हैं, ठीक है। ये सब इनकी सुरक्षा के लिए, जैसे आप वो नहीं देखते जू देखते हो, ऐसे बहुत सारे पार्क वगैरह बहुत सी चीजें बना रखी है सरकार ने, ताकि इनका जीवन सुरक्षित रहे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। सूची तैयार करती है कि कौन कौन से पक्षी का जीवन जो है खतरे में है, अगर उनको ना बचाएगा तो आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे हम। और रेड डाटा बुक क्या होती है, रेड डाटा बुक जिसके अंदर ना ये लिखा जाता है कि कौन कौन से जीव जो है वो विलुप्त हो गए हैं, संकट में है, और संकट वाले जीवन को अगर नहीं बचाएंगे तो वो भी हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। मतलब रेड अलर्ट है एक तरह से। और ये राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक प्रतंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। ये एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है, क्या होता है, जहाँ पे जीव जंतु को उनके वातावरण में, मतलब उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। और जैवमंडल नीचे ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण एवं विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। इसमें आप क्या बताओगे, इसमें आप संरक्षण विकास के लिए बताओगे, रक्षित क्षेत्र बताओगे, ठीक है, ताकि वैश्विक नेटवर्क स्थापित हो सके और विश्व में इन जीवों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। और राष्ट्रीय उद्यान जो देश के अंदर है, इसमें वर्तमान में भावी पीढ़ी के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, और बहुत से जो परितंत्र है वो बने रहे, उनमें एकता स्थापित, उनकी रक्षा हो, इसलिए लगभग एक जैसे है। थोड़ा सा डीपली इसको एक बार अच्छे से और पढ़ना। और CITES, ठीक है, इसमें मोटे तौर पे बताया कि 5000 जातियों और पौधों की 28 जातियां रक्षित की गई हैं, ठीक है। अब बाकी तो बुक के क्वेश्चन आप करोगे ही, ठीक है। पानी के बचाने के तरीके कौन से हैं, मैचिंग वगैरह जितने भी हैं, ठीक है। अब हम अगले चैप्टर पर बढ़ जाते हैं। देखो कृषि पर आ जाओ। अगर आपसे पूछे कृषि किसे कहते हैं तो आप बताओगे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या ये प्राथमिक क्रिया, जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना आदि शामिल है। देख लो क्या क्या आता है कृषि में, इसमें फसलें, फल, सब्जियां, फूल उगाना, ये सब शामिल होता है, ठीक है। तो अब सुनो, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक बार ये मैप को देख लो, मैप देख लो, मैप, ये प्रशांत महासागर है, ये उत्तर अटलांटिक महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, कर्क रेखा है, प्रशांत महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, मकर रेखा, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये कल्चर लिखा है, अगर एग्रीकल्चर लिखा आ गया तो इसका क्या मतलब है। एग्रीकल्चर मिट्टी पर मृदा की जुताई, फसल को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, ठीक है। इसे खेती भी कहते हैं। दूसरा है सेरिकल्चर, रेशम के कीड़ों पर वाणिज्यिक पालन। और पिस्सीकल्चर मतलब क्या होता है, जिसमें तालाबों में मछली पालन किया जाता है। और विटीकल्चर मतलब अंगूरों की खेती की जाती है। और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, मतलब जिसमें फूलों, फलों और सब्जियों को उगाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो कृषि कौन कौन सी होती है। एक तो होती है निर्वाह कृषि। निर्वाह मतलब जो हमने उगाया है ना, उसे हमने खुद ही प्राप्त कर लिया, उसे खुद ही यूज कर लिया। जैसे अब उस एक छोटा सा गरीब किसान है, तो उसके इतने पैसे नहीं कि वो बहुत बड़ी जमीन पे उगा सके, वो छोटी सी जमीन पे उगा रहा है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, ठीक है, ये बहुत कम होती है टेक्नोलॉजी, और वो इतने उगा पाता है कि घर के लिए प्रयोग कर पाए, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर आ जाओ
गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग, मतलब जब छोटी सी जमीन होती है उसमें अधिक से अधिक पूंजी, अधिक से अधिक श्रम लगाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उग सके और खुद भी प्रयोग कर पाए और बाहर भी बेच पाए। ठीक है, ये देखो एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है इसमें। इसमें अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेतों में ऐसा किया जाता है। इसमें छोटे से खेत पर अधिक श्रम लगाया जाता है। मेन ये याद रखो, जो मैंने शुरू में बताया वो याद रखना। आदि निर्वाह का मतलब होता है जब लोग खेती स्थान बदल बदल के करते थे। जैसे मैंने पहले यहाँ पे खेती करी, फिर इसको जला दिया, फिर यहाँ पे खेती कर ली, फिर इस तरीके से पे खेती कर ली और पीछे बीज बो के चले गए, जब वो उगेगा उगेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो जो स्थान बदल बदल के की जाती है, तो ये याद रखना झूमिंग कहाँ पर बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में, और ये मिल्पा मैक्सिको में, एग्जाम में अरोका ब्राजील में, और लद्दाख कहाँ बोलते हैं, मलेशिया में। समझ में आ गया? स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, जो स्थान बदल बदल के की जाती है। इसमें एक जमीन के इलाके को जला दिया जाता है, फिर उसे साफ करके उसमें खेती की जाती है, इसलिए स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, क्योंकि वहां इलाके को जला देते हैं और जलाने के बाद फिर उसमें खेती करते हैं, और फिर जब उग जाता है तो उसमें जला के साफ करके बीज डाल के फिर आगे चले जाते हैं। और चलवासी पशुचारण मतलब ये वो लोग होते हैं जिनके बहुत सारे जानवर होते हैं, जो एक जगह दूसरी जगह अपने पशु को चराने के लिए जाते हैं, और जो रास्ते में किसान मिलते हैं ना, उनको जानवर देते हैं, बदले में उनसे अनाज ले लेते हैं और उनको बहुत सारी चीजें देते हैं, आपस में लेन देन कर लेते हैं मतलब। और वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है कि जब ऐसी खेती करना जिसमें हम बहुत पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी जमीन पे उगा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसी चीजें उगाएंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति चाय को उगा रहा है, गेहूं या मक्के को उगा रहा है, लेकिन वो बाहर बेच रहा है, उसे बहुत पैसा कमा रहा है उसे। और मिश्रित कृषि का मतलब होता है जिसमें हम भोजन भी उगा रहे हैं, चारे की फसलें भी उगा रहे हैं और पशुधन को भी पाल रहे हैं, इस तरीके से। तो ये कौन से देशों में होती है? यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमीर देशों में होती है। और वाणिज्यिक अनाज की कृषि कहाँ पर होती है? जहां पर अनाज को उगा के बेचा जाता है, भरपूर मात्रा में पैसा ही पैसा कमाया जाता है। तो ये यूरोप, शीतोष्ण घास के मैदान और ये एशिया वगैरह में। देखो ये आया था अभी एमसीक्यू में, जो आपको प्रैक्टिस में मिले हैं। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, मतलब इससे भी बहुत पैसा कमाया जाता है। इसमें कौन आता है? चाय आती है, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास आती है। एक ही फसल पूरे खेत में उगाई जाती है। इसमें चावल नहीं लिखा कहीं भी, ठीक है, याद रखना। इसमें श्रम और पूंजी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब देखो ये हमने कर लिया। एक बात याद रखना, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुनो, चावल के बारे में एग्जाम में बहुत बार आया कि भारत का विश्व में जो चावल है ना, वो कौन से नंबर पर है? भारत। तो भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। चावल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना में उगाया जाता है। ठीक है, अब गेहूं का सुनो। जो गेहूं के बारे में ना, गेहूं, तो गेहूं भारत में जो है ना विश्व में दूसरे नंबर पर ही है और चाइना पहले नंबर पे है। ठीक है, और ये याद रखना कि भारत के अंदर अगर खाली भारत की बात आए तो भारत में चावल पहले नंबर पर है और गेहूं दूसरे नंबर पर है। विश्व में भारत चावल में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इंडिया के अंदर चावल मतलब जितनी सारी फसलें उसमें चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता है भारत में। ठीक है, और गेहूं दूसरे नंबर पर। ठीक है, और अगर ये आज मिलेट कौन सा होता है, ये एग्जाम में आया हुआ मिलेट, तो मिलेट में क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, रागी, ये याद रखना। मिलेट में मोटा अनाज बोलते हैं इसको। ठीक है, मोटा अनाज बोलते हैं इसको। और मक्का एग्जाम में आएगा, एक ऐसी फसल बताओ जिसको चारे के रूप में जानवर भी खाते हैं और इंसान भी खाते हैं। तो मक्का ऐसा है जैसे दोनों, मतलब जानवरों के लिए भी उगाई जाती है और इंसानों के लिए भी उगाई जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। कपास जो है ना, कपास अगर पाला नहीं पड़ेगा तो बहुत अच्छी उगती है महाराष्ट्र के अंदर। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत में, पाकिस्तान और ब्राजील में कपास बहुत ज्यादा उगाई जाती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये वाला, सुनहरा रेखा किसको कहते हैं? पटसन को कहते हैं। ठीक है,
ये जो पर्सन को जूट लिखा है एग्जाम में, जूट, ठीक है, सुना, गोल्डन फाइबर कहते हैं इसको, गोल्डन फाइबर। और अगर ये आ जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ है, तो भारत और बांग्लादेश में, ठीक है। कॉफी की बात की जाए तो कॉफी जो है ब्राजील पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर, ठीक है। एग्जाम में आ रहा था कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है, तो ब्राजील में होती है, और उसके बाद कोलंबिया, और फिर तीसरे नंबर पे भारत में होती है, सॉरी कोलंबिया, ठीक है। चाय, चाय की बात करें तो चाय भारत नंबर 1 पर है चाय में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछेंगे ना कृषि की क्या विशेषता है, तो आप बोला कृषि जो है अभी भी एक भारत की मतलब आर्थिक क्रिया में बहुत बड़ी भूमिका है उसकी। अभी भी परंपरागत जो है संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, और अभी भी हमारी कृषि जो है पिछड़ी हुई है, और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल उसमें कम हो रहा है। ऐसे बना बना के आप बता देना, ठीक है। ये देखो अभी भी भारत में बहुत से जो किसान ना, उनके पास जमीन लगभग 1.5 हेक्टेयर के आसपास है। अब बताओ उसमें वो हाथों से चलाएगा या मशीन का इस्तेमाल करेगा, जबकि अमेरिका के अंदर इतना अच्छी सिचुएशन है, तो 250 हेक्टेयर के फार्म है, और जब उन्हें पानी या किसी चीज की जरूरत होती है तो हेलीकॉप्टर से वो पानी दे सकते हैं, या कीटनाशक दवाइयां छोड़ सकते हैं। इतनी बड़ी मतलब उनकी शक्ति है, सामर्थ्य है, ठीक है। देखो मैंने बताने की कोशिश किया, और मार्केट एजेंसियां भी बहुत सी अमेरिका की बनी हुई हैं, काफी अच्छा डेवलपमेंट कर रही हैं। बाकी बुक के क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं, मतलब फसल होगी या नहीं होगी कौन तय करेगा, तो तापमान, तापमान तय करेगा, है ना। वर्षा, वर्षा तय करेगी, ठीक है। और आपके पास पूंजी तय करेगी कि आपके पैसा, तभी तो आप उसके आधार पर फसल उगाओगे। ऐसे बहुत सारे कारण आप बता सकते हो। तो वाणिज्य कृषि अगर पूछेंगे तो वो कृषि जिसमें धन कमाया जा सकता है, जिसमें अधिक पूंजी लगाई जाती है, जिसमें मशीनों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन और कहाँ से बनेंगे, जो चैप्टर उसी में से तो बनेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। और अगर आपसे पूछेगा प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया क्या होती है, प्राथमिक क्रिया जो है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, पशुपालन वगैरह, और जबकि तृतीयक क्रिया में सेवा की जाती है। क्या की जाती है, सेवा, लेकिन आर्थिक रूप से। इसमें क्या आएगा, इसमें जो यातायात के साधन होते हैं ना, यातायात, यातायात के साधन जो होते हैं, एक बार 700 लिख दो, यातायात, ठीक है, यातायात के साधन होते हैं। और इसमें बैंकिंग आती है, बीमा आता है इसमें। तो ये जो चीजें ना तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आपको मैंने बता दिया, पशुपालन करना, खनन करना, खनन मतलब तो जमीन को खोद के निकाल के सोना तांबा चांदी निकाला जाता है ना, वो सब, ठीक है। तृतीयक में आपके डॉक्टर वकील वगैरह भी आएंगे। इस तरीके से व्यक्ति निर्वाह कृषि करते हैं, वो जो उत्पादन करते हैं वो स्वयं प्रयोग कर लेते हैं, जबकि गहन कृषि में जो उत्पादन करते हैं वो स्वयं का प्रयोग भी करते हैं और बाहर ही बेचते हैं। निर्वाह कृषि में सामान्यतः जो है वो श्रम या बहुत ही हल्की फुल्की जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जबकि गहन कृषि में अधिक से अधिक पूंजी, अधिक से अधिक जो है श्रम लगाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके, ठीक है। इस तरीके से आप बना बना के लिख सकते हो। और ये निर्वाह कृषि वो लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीबी को झेल रहे होते हैं, और गहन कृषि इनके मुकाबले कम गरीब होते हैं, क्योंकि वो अधिक से अधिक पूंजी और श्रम लगाने में सक्षम होते हैं। ये उस देश के द्वारा अपनाए जाते हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से अब आज उद्योग किसे कहते हैं, अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछे ना उद्योग किसे कहते हैं, तो आप बता दे, जहाँ कच्चे माल से कुछ चीज निर्मित की जाती है उसे उद्योग कहते हैं। तो उद्योग ना द्वितीय क्षेत्र में आता है। देखो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो जो उद्योग है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि कच्चे माल को यहाँ पे निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि उसका मूल्य बढ़ सके। उद्योग किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बता देना, उद्योग का संबंध उस आर्थिक गतिविधि से है जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, या जहाँ से कच्चे माल को निरूपित करके उसे मूल्य वृद्धि करके बेचा जाता है, ठीक है। आप बना बना के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और जैसे आप बता सकते हो, इसमें एग्जांपल दे सकते हो, कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, इस तरीके से।
अब उद्योग कौन कौन से होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उद्योग कौन कौन से होते हैं, तो पहला कच्चे माल के आधार पर, अगर एग्जाम में पूछेगा कच्चे माल के आधार पर उद्योग कौन से होते हैं, तो आप बताओगे एक कृषि आधारित और एक खनिज आधारित। अगर किसानों से कच्चा माल लेकर कोई चीज बनाई जाती है तो वो कृषि आधारित हो जाएगी। अगर जमीन खोद के कोई कच्चा माल लिया जाता है और उससे कोई चीज बनाई जाती है तो उसे खनिज आधारित उद्योग कहेंगे। एक हो गया एग्रो बेस्ड और दूसरा हो गया मिनरल बेस्ड। ठीक है, अगर कोई पूछेगा ना कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, जब किसानों से कच्चा माल ले जाता है, जैसे जंतु से, जो उन्होंने जानवर पाल रखे हैं, या जो जैसे लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, तो कृषि आधारित कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कपास से कपड़ा बना दिया, तो वो कृषि आधारित कहलाएगी। और खनिज आधारित क्या होता है, जैसे लोहा लिया, उससे भारी मशीनें बना दी, भवन बना दिए, ठीक है, भवन निर्माण कर दिए, रेलवे लाइन बना दी, रेल के डिब्बे बना दिए, तो उसे खनिज आधारित कहेंगे। और तीसरा तरीका समुद्र आधारित, जब समुद्र सागर महासागर से कच्चा माल लेकर कुछ चीज बनाई जाती है तो उससे हम बोलेंगे समुद्र आधारित, जैसे मछली लेकर उसको तेल बना दिया। फिर है वन आधारित उद्योग। वन आधारित मतलब जब जंगलों से कच्चा माल लेकर उसका निर्माण किया जाता है, जैसे लुगदी ली, उससे कागज बना दिया। ठीक है, रसायन लिया, ठीक है, जो औषध रसायन होते हैं उससे हमने दवाइयाँ बना दी, भवन बना दिए, इस तरीके से। ऐसे मेन तो ये दो ही होते हैं, अगर डीपली पूछेगा तो आप बता देना। और अगला जो आकार के आधार पर, आकार के आधार पर एक होते हैं छोटे और एक होते हैं बड़े, लघु उद्योग और वृहद उद्योग। लघु उद्योग लिख देना कि जिसमें जो कच्चा माल होता है या जो बना हुआ माल होता है वो छोटे स्तर पर होता है, छोटे पैमाने पर होता है, उसे लघु उद्योग कहेंगे। और वृहद उद्योग जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और उत्पादन भी बहुत बड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, या बड़ी बड़ी भारी मशीनें होती हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। चाहे छोटी छोटी मशीनें होंगी उसे लघु बोलेंगे, जब बड़ी बड़ी मशीनें होंगी और बड़ा आकार भी होगा, ठीक है, तो पैमाना जिसका बहुत बड़ा होगा उसे हम बड़े आकार के बोलेंगे, जिसका पैमाना छोटा होता है उसे हम लघु आकार के उद्योग कहेंगे। सिंपल बोल देना, इसका पैमाना छोटा होता है, इसका पैमाना बड़ा होता है, जिसमें सामान्यतः छोटी मशीनें प्रयोग की जाती है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें प्रयोग की जाती हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देना, आप लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिख देना कि ऑटोमोबाइल और भारी मशीनें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं। अब आ जाओ स्वामित्व के आधार पर। देखो स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। तो मालिकाना हक में एक होता है निजी, मतलब निजी मतलब होता है कि जैसे जो मेरा है, जैसे ये पेन मेरा है तो ये निजी हो गया, प्राइवेट हो गया। दूसरा होता है इसमें सरकारी, जो सरकार के हाथ में होता है, ठीक है, मतलब जैसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं, जिसका संचालन सरकार करती है, जैसे एग्जांपल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पूछ लेगा कि दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के नाम बताओ, तो ये बता देना सेल, भेल, ठीक है, ये बहुत सारे बता देते, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इतने शॉर्ट में भी लिख दोगे तब भी चलेगा। और प्राइवेट का पूछ लेगा तो रिलायंस लिख देना, कुछ भी आप बता देना प्राइवेट जो है, ठीक है। और ये सार्वजनिक हो गई। और तीसरे नंबर पे कौन होता है, सहकारी। सहकारी वो उद्योग होते हैं जिनके पास कच्चा माल भी इन्हीं के पास होता है और ये बनाकर फिर ये समाज को बेचते हैं, कच्चे माल के उत्पादक होते हैं, ठीक है। और आपूर्तिकारों और कामगारों तो दोनों का यही काम खुद ही करते हैं। सहकारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो इसको शॉर्ट में अमूल बोलते हैं। तो अमूल याद रखना सहकारी में आएगा, ठीक है। और जो नारियल का है और दूध का है तो ये सहकारी में आ जाएगा उद्योग, ठीक है, ओके। तो मैंने कौन सा बता दिया स्वामित्व के आधार पर, एक बता दिया मैंने निजी, जो खुद का होता है, जिसमें कुछ लोग मालिक होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जो निजी उद्योग होते हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसका उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। तो दोनों में अंतर बता देना अगर आएगा तो अंतर में बता देना, निजी क्षेत्र में कुछ व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, वो उसके मालिक होते हैं, जबकि सार्वजनिक में क्या होता है कि सरकार का नियंत्रण होता है, समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। निजी का एग्जाम्पल कोई भी दे देना, रिलायंस, आपके मन में जो भी आ रहा हो, टाटा आ रहा हो, ठीक है, और आपको आस पड़ोस की कोई भी कंपनी ले सकते हो। और सार्वजनिक का मतलब होता है कि जिसमें सरकार का कंट्रोल है, तो HAL हो गया, ठीक है,
और RVNL हो गया, ठीक है, और रेलवे हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप बता देना, HAL वगैरह, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारण। मतलब कोई फैक्ट्री हमें लगानी है तो फैक्ट्री लगाने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अब मान लो मुझे फैक्ट्री लगानी है ऊनी कपड़ों को बनाने की, अब जाहिर सी बात है मैं पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर के आसपास लगाऊंगा। अगर मैं वो फैक्ट्री केरल में लगाऊंगा तो गर्मी रहती है, तो क्या मुझे फायदा होगा? नहीं ना। कोई भी फैक्ट्री लगाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमें कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, बाजार। तो आप पॉइंट लिख के ना, कच्चा माल, फिर ये लाइन लिख देना, श्रम लाइन लिख देना कि जहां पर सस्ता श्रम मिलता है। श्रम हमें दो प्रकार के चाहिए होते हैं। जैसे हमें एक चाहिए होता है कुशल श्रम और एक होता है अकुशल श्रम। मतलब एक पढ़े लिखे होते हैं ना, ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे ना हो, भले एक्सपर्ट उस काम को करने में, और एक होता है कि हमें बिल्कुल पढ़े लिखे हो या ना हो, हमें अकुशल हो, हम उससे काम करवा लेंगे, इस तरीके से। तो संचार, परिवहन, भूमि, ये आप 4 पॉइंट याद करना, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं ना, ये सारा अच्छे से हर बुक में देख लेना। ये मैं आप एक बार पढ़ लो, क्योंकि आएगा तो हिस्ट्री का ही आएगा, इसका नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी आप ये देख लो, तो अगर आगे तो आपको सर ने तो मना कर दिया था, फिर भी आप एक पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट फटाफट देख लो। लोहा इस्पात उद्योग, ये जो आयरन स्टील कंपनी है ना, तो आजादी से पहले जो भारत में एक लगी थी स्टील कंपनी, वो थी आपकी टिस्को, टाटा स्टील आयरन कंपनी, वो याद रखना आप, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि स्टील जो है ना, स्टील वो लोहा इसके से बनता है, ठीक है। और अगर हमें स्टील बनाना है तो उसके लिए क्या क्या कच्चा माल चाहिए, लोहा चाहिए, कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक उद्योग का माइडन किसे कहा जाता है, स्टील को। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि स्टील को आधुनिक उद्योगों का माइडन कहा जाता है, क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि आज स्टील के बिना बहुत से उद्योग काम में नहीं आ सकते। आज अगर स्टील नहीं होगा तो रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो रिक्शा नहीं बन सकते, बिल्डिंग्स नहीं बन सकती, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन या सुई भी अगर हमें चाहिए तो आज स्टील का बहुत बड़ी मात्रा में यूज है। 4-5 पॉइंट लिख देना बना बना के, ठीक है। और ये पिक्चर देख लो, अगर ये आएगी तो पूछ लेंगे कि कब क्या कैसे था, तो और ये एक बार देख लो, ठीक है। ये देखो 1947 से पहले भारत में केवल एक स्टील का कारखाना था, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, किसको बोलते हैं इसे शॉर्ट में। और ये कहां पर है, जमशेदपुर में, ठीक है। और इसने कब काम करना शुरू करा था, झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। अब बच्चे सोचते ये वाला पूछेगा और एग्जाम में पूछ रहे ये वाला कि शुरुआत कब हुई थी, 1907 में हुई थी, और बच्चे 47 पर टिक कर आएंगे, ठीक है। और यार ना साक्षी का नाम बदल के जमशेदपुर रखा गया था, एग्जाम में आएगा कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, साक्षी। अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना सारे, ठीक है। मैं मेहनत करवा रहा हूँ, फिर मुझे भी तो पता चले हाँ भाई बच्चों को पसंद आया नहीं आया, ठीक है, मेहनत सफल हुई नहीं हुई। और ये याद रखना, साक्षी को कई कारणों से इस्पात संघ स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पर था, ये याद रखना, ठीक है। ये जैसे आपने टिस्को का पढ़ लिया, ऐसे पीटरबर्ग, इसके ऊपर अगर आगे 3 बातें बताओ तो बता देना अमेरिका का स्टील नगर कहते हैं इसको। और कच्चा माल जो इसको चाहिए ना स्टील बनाने के लिए, कोयला, वो पीटरबर्ग में ही उपलब्ध है, मतलब यहीं पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टील के लिए कोयला यहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें लोहा चाहिए तो लोहे की खानों को अगर हमें जाना होगा तो 1500 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ देखो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, ठीक है। आज पीटरबर्ग में बहुत कम स्टील मिल रही है, क्यों, क्योंकि इतनी दूर लोहा है तो इतनी दूर कौन बनाएगा, ठीक है। और पीटरबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है
और इसे इतना जानना बहुत है। तो ये मैंने आपको मेन में सारा बता दिया। अगर आपसे आ जाए कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, तो आप बता देना। कृषि आधारित उद्योग वो होते हैं जो कृषि से कच्चा माल लेकर निर्मित किए जाते हैं, और खनिज आधारित उद्योग वो होते हैं जो खनिज यानी कि जमीन से खनन करके जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं वो होते हैं। फिर दूसरे में लिख देना कृषि आधारित में जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना आता है। और खनिज में आप क्या बता दोगे, खनिज में लोहा इसके लेके स्टील बनाना आता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में क्या अंतर है, तो बताओगे सार्वजनिक क्षेत्र वो होते हैं जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं, और संयुक्त क्षेत्र उन लोगों के नियंत्रण में होते हैं इनके पास कच्चा माल भी होता है और पूर्तिकर्ता भी वही होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का एग्जाम्पल कौन सा, रेलवे बता देना, और संयुक्त क्षेत्र का कौन सा, अमूल बता देना। ये कह रहे हो तो कच्चे माल बताओ, तो कच्चा माल कौन सा हो सकता है, गन्ना हो सकता है, कपास हो सकता है। अंतिम मतलब जो हम यूज करते हैं, यूज हम क्या क्या करते हैं, हम यूज करते हैं जैसे पेन यूज कर रहा हूँ तो आप पेन लिख दो। ठीक है, और यूज क्या करते हो आप, मक्खन यूज करते हो, मक्खन लिख दो। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो जो यूज में आता है। ठीक है, बाकी अब अच्छा लिखो, जैसे और अच्छा लिखो, जैसे अब यहाँ पे कपड़े लिख दो, यहाँ पे चीनी लिख दो, इस तरीके से। तो तित्ते कौन सा होता है जो सेवाएं देते हैं, व्यापार, व्यापार लिख दो, बैंकिंग लिख दो, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बीमा लिख दो। ठीक है, इंश्योरेंस लिख दो, इंश्योरेंस को बीमा बोलते हैं, डॉक्टर है, वकील है, सब। और कृषि आधारित उद्योग के एग्जाम्पल दो। कृषि आधारित उद्योग एक चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग आधारित, कुटीर मतलब जो छोटे छोटे लोग अपने घर में फैक्ट्री खोल लेते हैं, टोकरी बनाने का, मिट्टी का बर्तन बनाना। सहकारिता कौन सा हो गया, एक सुधा डेयरी हो गई, और दूसरा कौन सा हो गया, अमूल पीता है इंडिया। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि आप कौन सी कंपनी का पीते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ये 5 चैप्टर, मानव संसाधन। देखो अगर पूछेगा ना मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो एक मानव तब संसाधन कहलाता है जब उसमें शिक्षा होती है, जब वो स्वस्थ होता है, ठीक है, और जब वो रोजगार हो उसके पास। ठीक है, समझो, तभी उस मानव को संसाधन कहा जाता है। तो मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना सभी संसाधन बेकार है। क्या भूमि अपने आप कोई काम कर सकती है, नहीं कर सकती ना, इसलिए हम ही संसाधन है। क्योंकि आपके पास शिक्षा है, स्वस्थ है, आप स्वस्थ हो, रोजगार की जगह आप स्किल लिख सकते हो। ठीक है, कौशल लिख सकते हो आप, क्योंकि कौशल होगा तभी तो आप देश को कमा कर दे सकते हो। तो मानव संसाधन में आगे क्या होता है, तो विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, ये याद रखना। और विश्व की 7% आबादी 10 देशों में रहती है, इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, आपको ये याद रखना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहे जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे एक इकाई क्षेत्र है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, इसे हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। और पूरे विश्व में पता है कितना एवरेज है, 51, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर 51 लोग रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, और भारत में जबकि कितना रहता है, 382। देख लो कितना बुरा हाल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी, कौन तय करेगा, स्थलाकृति तय करेगी, जलवायु, मिट्टी, जल और खनिज। पर देखो पहाड़ी इलाके में जनसंख्या कम क्यों है, क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है, क्योंकि पानी बहुत नीचे चले जाता है, तो नीचे से ऊपर लेकर आओ पानी। वहां पे समतल जमीन नहीं होती, तो खेती बाड़ी में बहुत दिक्कत होती है। तो जनसंख्या कहाँ पर होगी ये कौन तय करेगा, स्थलाकृति पर, पानी पर, ठीक है, तापमान पर, गर्मी सर्दी पर, मिट्टी पर, ठीक है, खनिज पर। और क्या होता है जनसंख्या, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। देखो कल्चर भी प्रभावित होता है, कल्चर के ऊपर भी लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं, इस तरीके से। देखो जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं, देखो जनसंख्या में परिवर्तन कब होता है, जैसे कोई जन्म ले रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, या प्रवास। तो जनसंख्या में परिवर्तन 3 तरीके से होता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगर पूछेगा जन्म दर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे 1000 लोगों में कितने बच्चों ने जन्म लिया, उसे हम जन्म दर कहते हैं।
और अगर मृत्यु दर पूछेगा तो 1000 लोगों में कितने लोगों की मौत हो गई है, तो उसमें मृत्यु दर बोलेंगे। प्रवास का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का एक जगह से दूसरी जगह आना या जाना, जो इधर से उधर चले जाते हैं, दूसरी जगह रहने चले जाते हैं, तो ये लिखा, उसे प्रवास कहते हैं। जन्म तथा मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर या मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। याद रखना, दोनों प्राकृतिक होते हैं, जन्म लेना और मृत्यु होना नेचुरल होती है। इन दोनों को जो डिफरेंस होता है उसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। और देखो लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, देख लो। ये डीपली पूछ सकता है। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है, ये याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतर प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। मतलब वहां से लोगों ने खाली कर दी जगह। सूडान एक ऐसा देश है, एग्जाम में बता देना सूडान का। और अमेरिका का बता देना, अप्रवास का एग्जाम्पल है। अमेरिका अप्रवास का है और सूडान उत्प्रवास का है। अब अगर आ जाए जनसंख्या संगठन क्या है, तो मतलब अलग अलग आयु और लिंग और साक्षरता के आधार पर कौन से कितने कितने लोग हैं, वो होता है उसका संगठन। ये देखो, तो देखो कुल जनसंख्या पिरामिड बोलते थे, तो आयु वर्ग में विभाजित है 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। तो देखो मैं आपको बता दूं जनसंख्या पिरामिड में क्या है। ये देखो, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या के बारे में बताता है। तो युवा आश्रित लोग 15, मतलब ये बताएगा कि कितने लोग आश्रित हैं, कितने लोग कमा रहे हैं। तो 15 वर्ष से कम, और वृद्ध जो आश्रित होते हैं 65 से ऊपर माने जाते हैं। और 15 से जो 65 होते हैं ना, उन्हें हम मानते हैं आर्थिक रूप से सक्रिय। अगर आपसे पूछ ले कि किस वर्ग को काम करने वाला वर्ग माना जाता है, 15 से 65 वाले को, तो उसी के आधार पर ये पूरी की पूरी जो है डाटा वगैरह बनाए जाते हैं। अब बाकी इससे आप खुद थोड़ा सा पढ़ लेना। तो मैंने आपको ये ज्योग्राफी बता दी है, कोशिश की है काफी कुछ कवर करने की। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा ज्यादा, तो आप यूपी बताओगे। अगर भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप राजस्थान बताओगे। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो आप बिहार बताओगे। ठीक है, अब देखो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाकी अगली वीडियो आप वेट कर लेना।